गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे और इसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब इसी का पार्ट 2 देखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंथी है पर बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर से लिया 3 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई अयोटा के साथ, और इधर से फिर लिया मैंने -2 अयोटा और उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया इस x प्लस वाई अयोटा के साथ। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई और थे और मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू, जब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा और 2 टू द 4y अयोटा बन गया, और साइन किसका था? माइनस का। ठीक है, फिर आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? +2 अयोटा -1। ये बिल्कुल इसी तरह आ जाएंगे। इसको इस साइड को फिर मल्टीप्लाई करें तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3 को जब y अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3y अयोटा। ये y है। ठीक है, फिर -2 अयोटा को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 अयोटा x। फिर माइनस प्लस -2 को जब मैं, यानी 2 अयोटा को जब मैं y अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2y, और एक अयोटा ये है और एक अयोटा ये, तो कितने अयोटा बन गए? अयोटा स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी 2x इसी तरह रहेगा, -4y अयोटा इसी तरह रहेगा, +2 अयोटा इसी तरह, -1 इसी तरह। ये बिल्कुल इसी तरह मैंने पूरी वैल्यू लिख ली। अच्छा, अब इसमें क्या करूँ? 3x इसी तरह लिखता हूँ, +3y अयोटा भी इसी तरह लिखता हूँ, -2 अयोटा x भी इसी तरह लिखता हूँ। साथ क्या किया मैंने? ये -2y और इसके साथ ये जो अयोटा स्केयर था इसकी वैल्यू मुझे पता क्या होती है? -1। तो इधर साइड पे लिख दूंगा कि जो अयोटा स्केयर की मैंने वैल्यू इसमें क्या लगाई है? -1। ये मैंने -1 इसकी वैल्यू लगा दी। इज इक्वल टू, अच्छा इस तरफ अब मैं क्या करूँ? देखें, दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ अयोटा लगा हुआ है और दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ अयोटा नहीं लगा। तो जिनके साथ नहीं लगा उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। एक क्या है? 2x, और दूसरी क्या है? -1। तो इनको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, फिर एक इन दोनों में से एक क्या है? एक इन दोनों में से मेरे पास है 4y, और एक क्या है? 2 + 2। ठीक है, सॉरी, माइनस का 4y और प्लस का 2, और इनके दरम्यान मैंने ऐसे एडिशन का साइन डाल दिया। यानी मैंने ना 2x और -1 को इकट्ठा करके लिख लिया और अयोटा वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख लिया। वो क्या थी? -4y अयोटा +2 अयोटा। तो अब मैंने, आप देख रहे होंगे कि दरम्यान में प्लस का साइन डाल के ये -4y और +2 को ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन इनके साथ वाला अयोटा कहीं नहीं लिखा। तो वो अयोटा मैंने इन दोनों में से कॉमन बाहर ले लिया है। यानी 4y के साथ भी अयोटा था और 2 के साथ भी अयोटा था, दोनों के साथ का अयोटा मैंने इधर बाहर ले लिया। और दोनों के साइन, इसके साथ माइनस था तो मैंने माइनस अंदर लगाया है, और 2 के साथ प्लस है तो प्लस भी लगाया है, और ब्रैकेट बंद करके इनके दरम्यान में मैंने इधर प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो जिनके साथ अयोटा नहीं था उनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जिनके साथ अयोटा था उनमें से अयोटा कॉमन लेके उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। बिल्कुल इसी तरह इधर भी करता हूँ कि 3x इसी तरह रहेगा। अब आप अगर देखें तो ये जो 2y इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2y को जब 1 से करूंगा तो क्या जवाब आएगा? 2y ही आएगा ना। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ जवाब में आती है। 3 1 दा 3, तो 2y को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y ही आएगा। माइनस माइनस प्लस। अब आप देखें, इन दो वैल्यूज के साथ अयोटा नहीं है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर दरम्यान में साइन किसका लगाना है? प्लस का, और ब्रैकेट लगाई। अब इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है, तो इधर से मैं क्या लिख दूंगा? +3y -2x। अब इसका जो अयोटा है और इसका अयोटा है दोनों के अंदर है, तो वो भी मैंने दोबारा इस तरह इन दोनों से कॉमन करके बाहर लिख लिया, ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, अब ये मेरे पास अगर आप देखें तो दो इक्वेशंस इस तरह से बन गई हैं कि दोनों तरफ दो दो ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट बगैर अयोटा के वैल्यूज़ वाली है और एक ब्रैकेट अयोटा के साथ वाली वैल्यूज़ की है। इस तरफ भी सेम इसी तरह है। अब मैं क्या करूँ? इनको इक्वेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वेटिंग बोथ साइड्स। क्या बनेगी पहली इक्वेशन? पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 3x + 2y इज इक्वल टू 2x - 1। जो अयोटा के बगैर वाली थी इनको मैंने इक्वेट करके बराबर कर दिया। तो इसको जब मज़ीद थोड़ा सा छोटा करूं अगर, तो ये 3x है, ये जो 2x है इधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा?
माइनस का, ये इधर प्लस का है ना, कोई साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस का साइन है, ये इधर आके किसका हो गया माइनस का, और साथ इधर क्या पड़ा हुआ है +2y भी पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू के बाद अब इस तरफ सिर्फ क्या रह गया -1, क्यों, क्योंकि ये +2x इज इक्वल टू के मैं इस तरफ ले आया हूँ। 3x में से जब 2x निकाले तो 1x आया, 3x - 2x 1x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। फिर इसी तरह जब मैं अयोटा वाली वैल्यूज़ को आपस में इक्वेट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये जो 3y - 2x और अयोटा था इसके साथ इज इक्वल टू -4y + 2 और इसके साथ भी क्या था अयोटा। अब आप ये देखें कि ये अयोटा इस अयोटा से कट गया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3y - 2x इज इक्वल टू -4y + 2। अब इसको मज़ीद क्या करूँ कि इधर 4y माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसको कर देता हूँ 3y + 4y और x वाली कौन सी वैल्यू थी -2x, तो इसको y से पहले इसलिए लिखा मैंने, y वाली वैल्यू से पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि हम तरतीब वही होती है ना कि पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं फिर y वाली, तो -2x पहले लिख लिया, इसके साथ कोई साइन नहीं तो इसका मतलब प्लस का, +3y बाद में लिख लिया, और इधर ये जो माइनस का 4y था ये जब इज इक्वल टू के इस तरफ आया तो ये भी प्लस का 4y हो गया। अब इधर इज इक्वल टू के बाद सिर्फ मेरे पास क्या चीज़ रह गई है, +2 रह गया। समझ लग रही है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ लग रही है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछें मेरे से। -2x इसी तरह, फिर ये जो +3y और +4y तो क्या आ जाएगा +7y, 4 + 3 7 इज इक्वल टू 2। अब ये भी बिल्कुल सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है जो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, इसको क्या नाम दे दिया क्वेश्चन 2 का। अब हमने क्या करना है, एक ये क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन है, इनको आपस में सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह या मैं x की वैल्यू निकाल लूँ या मैं y की, किसी एक की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो उसको फिर किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरी चीज़ की वैल्यू निकालना आसान होता है। एक इक्वेशन से दो दो वैल्यूज़ कभी भी नहीं आएंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे जब इनमें से कुछ चीज़ कॉमन है, जिस तरह इधर 1x है इधर है -2x, तो ये तो सेम नहीं है, इधर +2y है इधर +7y है ये भी सेम नहीं है, तो इन दोनों में से तो किसी एक का सेम होना ज़रूरी है। तो आप देखें कि इस x के साथ 2 है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस x के साथ 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो फिर दोनों इक्वेशंस के जो x वाला वेरिएबल है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब उसको मैंने बराबर क्यों करना है वो जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो उसको फिर आपको समझ लगेगी कि हमने इसको क्यों बराबर किया था। अच्छा, अब आप मुझे ये कहें कि हम ये x वाला वेरिएबल क्यों बराबर कर रहे हैं, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को तो इधर 2x बन जाएगा और इसका भी 2x है, तो x और x वाला बराबर हो गया। हमने y वाला क्यों बराबर नहीं किया, हम y वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इधर 2y और इधर 7y, तो 2 के टेबल पे तो 7 कहीं भी नहीं आता ना, तो 2 को अगर मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y आएगा, 7y तो फिर भी नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को भी किसी ना किसी रकम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को भी किसी ना किसी रकम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 7 का क्या होता है 14, अगर इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 2 का भी क्या होता है 14, तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को भी किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को भी किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही इधर भी 14y बनेगा और इधर भी 14y बनेगा और y के वेरिएबल सेम होंगे। जबकि मैंने अपना काम आसान करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन का वेरिएबल सेम कर लेना है। देखें जिस तरह इसका -2x है तो इसको मैं 2x बना लूँगा, कैसे कि इस इक्वेशन को मैं सिर्फ जनरली सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो जब इस पूरी सिर्फ मैं इस x को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी की पूरी इक्वेशन को करूंगा। तो अभी जब मैं इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2x प्लस 2, जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 2 4y इज इक्वल टू, जब 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा -2। ठीक है, अब अगर आप ये देखें तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 ऐड कर देता हूँ। क्या करता हूँ ऐड, मैं इधर लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। मैं इन दोनों को क्या करने लगा हूँ ऐड करने लगा। तो ये मैंने इधर इक्वेशन 2 लिख ली और ये मैंने इधर इक्वेशन
3 लिख ली। अब इनको ऐड करने लगाऊं तो प्लस माइनस माइनस आपस में काट गए। अब आपको समझ लगी कि मैंने इनको बराबर क्यों किया था। मैंने इस पूरी इक्वेशन 1 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, ताकि इधर 2x मेरे पास किसी तरह से आ जाता और ये 2x इस माइनस 2x से कट जाता। तो ये देखें ये मेरे पास पूरा का पूरा इधर कट गया है। तो अभी 7y में जब 4y प्लस करूँगा तो आ जाएगा 11y इज इक्वल टू ये +2 -2 कट गए आपस में ये भी। तो इस तरफ क्या बच गया 0 और y की वैल्यू क्या निकली यहाँ से 0 डिवाइडेड बाय 11 और y की वैल्यू इधर से क्या आ गई 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। कोई भी चीज़ 0 से अगर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर ये x की वैल्यूज़ मैं सेम ना करता, ये 2 और -2 ना होती तो ये आपस में कभी भी ना कटती और ये y की वैल्यू कभी भी ना निकल सकती। इस वजह से सिर्फ इस इक्वेशन को मैंने देखा कि पहले देखा मैंने कि इधर x है, इधर तो -2x है तो सेम नहीं है, इधर 2y है, इधर 7y है, इनका थोड़ा गैप ज़्यादा है तो ये भी तो सेम नहीं है। तो मैंने तो किसी एक को सेम करना था, तो x वाली वैल्यू आसानी से आपस में सेम हो रही थी, ठीक है। और उसके लिए फिर मैंने इस पूरी इक्वेशन 1 को उठा के किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से, और जो नई इक्वेशन बनी थी उसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया था। फिर मैंने इस इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया और ऐड करके अभी मैं इधर से y की वैल्यू निकाल चुका हूँ। अब मेरे पास एक ये इक्वेशन है इक्वेशन 1, एक ये इक्वेशन है इक्वेशन 2, एक ये इक्वेशन है इक्वेशन 3। मेरी मर्जी मैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करूं, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करूं, या इक्वेशन जिस मर्जी इक्वेशन में y की वैल्यू जो मेरे पास क्या आई है 0, इस वैल्यू को इन तीनों इक्वेशंस में से जिस मर्जी इक्वेशन में मैं पुट कर दूं, मेरे पास x का जो आंसर है वो तीनों इक्वेशन से सेम ही निकलेगा। तो मैं अपनी आसानी के लिए छोटी वाली इक्वेशन पकड़ता हूँ जो कि इक्वेशन 1 थी। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y किस में पुट करने लगा हूँ मैं, इन इक्वेशन 1। आपकी मर्जी, आप 1 में पुट करना चाहें, 2 में पुट करना चाहें, 3 में, आपका आंसर x का वही निकलेगा जो मेरा निकलेगा, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस में y की वैल्यू पुट करने से x का आंसर सेम ही निकलेगा। इसलिए ये कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जिस मर्जी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास चूंकि मुझे इक्वेशन 1 आसान लग रही थी इसलिए मैंने इक्वेशन 1 ले ली। वो क्या थी, x + 2y इज इक्वल टू -1। तो मैंने इधर लिख दिया x + 2y इज इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू तो मैंने अब फाइंड करनी है, +2 इसी तरह, और y की वैल्यू मैंने क्या ली है 0। अब ये y की वैल्यू जो 0 है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू -1। तो x इसी तरह 2 0 दा 0, 2 0 दा 0, तो +0 इज इक्वल टू -1। x में 0 डालें तो x ही बचेगा इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई और y की वैल्यू क्या आई थी 0। तो बस यही उसने मुझे कहा हुआ था कि इन क्वेश्चन में मैंने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने इनको दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इनकी अयोटा वाली वैल्यूज़ दोनों साइडों पे कॉमन ली और दूसरी वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, फिर उनको मैंने इक्वेट किया, यानी अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा वाली वैल्यू के बराबर किया और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के बराबर किया। इस तरह से मैंने जो इक्वेशंस बनी, दो इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई करके निकाल ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैंने देखा इनमें से x या y में से कोई चीज़ ऐसी है जो आपस में मैच कर रही है। तो मैंने देखा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैच कर रही थी। इधर 1x है तो इधर 2x थे, इधर 2y थे तो इधर 7y थे। तो फिर मैंने कोई एक चीज़ मैच करवाने के लिए, जिस तरह x वाली वैल्यूज़ मैच करवाने के लिए, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उठा के 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक तीसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई जिसके अंदर मेरे पास x की वैल्यू सेम हो गई। जिस तरह x की वैल्यू इसमें भी 2 होगी और जो इक्वेशन 2 में थी वो भी x के साथ 2 ही था। तो अब मैंने देखा इधर -2x था और इधर +2x था। मैंने इनको सिंपली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड किया। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये x वाली वैल्यू आपस में कट गई, तो मेरे पास इधर से एक y का आंसर निकल आया। फिर ये जो y का मेरे पास आंसर निकला, यहाँ से इसको मैंने 1 2 या 3 जिस मर्जी इक्वेशन में मैं चाहता पुट कर सकता था। मुझे 1 इक्वेशन आसान लग रही थी इसलिए मैंने इस 1 इक्वेशन में इस y की वैल्यू 0 को पुट किया, तो मेरे पास एक x का आंसर भी आ गया। तो मैंने अपने दोनों आंसर इस तरह से निकाल लिए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई भी होगी और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये बहुत अच्छा आ जाए और पेपर में आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।